नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मतगणना को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था सख्त, मतगणना को लेकर इंदौर पुलिस तैयार। गुर्जर आंदोलन का असर पश्चिम रेलवे पर पड़ा, कई ट्रेनें हो रही प्रभावित। इंदौर निगम ने बकायेदारों के खिलाफ चलाया अभियान, 10 बड़े बकायेदारों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को किया सील। वैष्णो देवी के लिए 9 नवंबर से चलेगी ट्रेन, रेलवे जनसंपर्क विभाग ने दी जानकारी। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। उसी का पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अपराध बोध के चलते मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। भाजपा ने लोकतंत्र को कलंकित किया है, बीच चुनाव में भी कांग्रेस के विधायक को तोड़ा है, प्रदेश में डर्टी पॉलिटिक्स तो भाजपा ने की है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। सर, सीएम शिवराज ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ जो है बीजेपी के विधायकों को खरीदने के लिए बार बार फोन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पाप किया मध्य प्रदेश को कलंकित करने का और लोकतंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने का, उस आत्मग्लानि के कारण वो ये बयान दे रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी 28 सीटें जीत कर आ रही है और हमें इस सब काम को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पूर्व से हमारे पास जो हमारे निर्दलियों का समर्थन हासिल है, तो हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो ये प्रयास हम क्यों करेंगे। उनने ये प्रयास किया है और उस प्रयास को लगातार जनता खुद देख रही, सार्वजनिक डोमेन में। बीच चुनाव में उन्होंने राहुल लोधी को तोड़ने की कोशिश की है, ये तो जनता जानती है। पाप कौन कर रहा है, कलंकित कौन कर रहा है मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश को, स्वाभिमान को बेचने वाले लोग हैं। कांग्रेस को इसकी आवश्यकता नहीं है। हम 28 सीटें जीत कर आ रहे हैं और हमारी सरकार जो है व्यवस्थित रूप से काम करेगी। दूसरा उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश में डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है वह कमलनाथ ने किया है। पूरा देश जानता है कि जो है पूरा विभाग चल रहा है, लाखों रुपए की उन्हें सैलरी दी जाती है डर्टी ट्रिक्स करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के IT डिपार्टमेंट क्या करता है, मुकदमे चल रहे हैं उनके लोगों के ऊपर, उनके बड़े बड़े पदाधिकारियों के ऊपर। ये डर्टी ट्रिक्स जो है, ये तो शब्द ही भाजपा ने ईजाद किया जब उनके जो है जो IT उनका जो विभाग है वो जब उसने काम चालू किया। और पूरी दुनिया आज कहती, कोई ये अकेला भारत तक ये सीमित नहीं है, पूरे विश्व में जो है उनका ये संगठन विख्यात हो चुका है गंदगी फैलाने के लिए, कीचड़ उछालने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए। और ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी के DNA का हिस्सा बन चुका है। अब इसमें आरोप लगाने से क्या होता है, ये तो पूरी दुनिया जानती, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि किसने पैसे खाए करोड़ों में, 35 करोड़ और 40 करोड़ जो भी था, तो ये किसी को बताने की जरूरत थोड़ी पड़ी है। जन जन में व्याप्त था। ऐसे ही जन जन में व्याप्त है कि अगर कोई गंदगी और कीचड़ फैलाने की राजनीति करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। इसमें बाकी कोई पार्टियां इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेती, प्रत्युत्तर में भले वो कुछ कर दें। शर्मा तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी ऐतिहासिक जीत होगी, प्लान बी की जरूरत पड़ सकती है कांग्रेस को, तो इसमें खुश रहना चाहिए। फिर वो काहे के लिए परेशान हो रहे हैं, खुश रहें अहले वतन। क्या कांग्रेस का कोई प्लान भी है? कांग्रेस का कोई प्लान नहीं। कांग्रेस का प्लान ये है कि हमारी जो है चुनाव जीत कर हमारे लोग आ रहे हैं, उनके साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। DIG कार्यालय आए देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने और सांवेर विधानसभा में जीत हासिल करने का दावा किया है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि जितने बिकाऊ विधायक थे वे चले गए हैं, अब कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इसके साथ इन्होंने अपनी विधानसभा में होने वाली पारंपरिक हिंगोट युद्ध होने का समर्थन करते हुए जिला प्रशासन से अनुमति देने की मांग की है। मैं समझता हूं कि एक रूटीन बैठक है, विधायक दल की मीटिंग होती रहती है और रिजल्ट जो 10 तारीख को आना है, जनता का फैसला आएगा। और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी हो या कांग्रेस परिवार के हर सदस्य पूरा आश्वस्त है कि सरकार इस बार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग अभी से डर गए हैं, इसलिए अपने विधायकों को जो है एकजुट करने में लग गए, उनको डर है कि नहीं? अगर डर होता तो कमलनाथ जी पहले बुला लेते। रिजल्ट के बाद उन्होंने कभी नहीं बोलता, तो 11 तारीख को उन्होंने बुलाई है मीटिंग, वो भी शाम को 6 बजे।
वो अपने आप में अस्वस्थ है और पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस सरकार की बनने जा रही है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि भाजपा का आरोप है कि वो डर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि डर वो रहे हैं वो लोग। वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं हमारे विधायकों के ऊपर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, उनके काम धंधे को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि भोपाल के अंदर आरिफ मसूद का जो कॉलेज और ये तोड़ना, ये कहीं ना कहीं उनको खुद को डर सता रहा है कि हमारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, तो उसके सिर्फ भय का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस परिवार का एक भी विधायक डरने वाला नहीं है। ये विषय जनरल एक मुद्दे थे, मेरी विधानसभा का कुछ काम थे, उसके लिए आया था। सांवेर निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक स्लोगन दिया था साधु और शैतान, तो मैं समझता हूँ कि शैतान का अंत होने वाला है। स्ट्रांग रूम को लेकर क्या कुछ स्ट्रांग रूम को लेकर सुरक्षा को लेकर पिछली बार भी मुद्दे लगातार उठते हैं, तो इस बार सुरक्षा को लेकर तो कहीं ना कहीं जब सरकार रहती है विपक्ष में, हम लोग तो हमेशा कहेंगे उस चीज़ को कि कहीं ना कहीं एक शंका बनी रहती है। तो शंका दूर करने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। हमारे लोग बारी बारी से वहाँ देखने जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें और कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप न करें। मिनिमम हम 10 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर इंदौर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। डीआईजी हरि नारायणचारी मिश्र के अनुसार मतगणना स्थल के 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। इसके साथ सीएसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारियों को 24 घंटे मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलिंग टीम भी लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। अधिकृत पास होने पर मतगणना स्थल पर अंदर जाने दिया जाएगा। हालांकि जीत के बाद जो भी राजनीतिक पार्टियां जुलूस निकालना चाहती है, उन्हें पूर्व में परमिशन लेना अनिवार्य होगा। हम जानते हैं कि आगामी 10 तारीख को मतगणना तय की गई है और उस मतगणना के दिन पूरी तरह से अचूक व्यवस्था हो, अभेद्य व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से निष्कंटक हो, पूरी तरीके से प्रभावी हो। इसके लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जहाँ सीएपीएफ की एक टुकड़ी लगाई गई है, सीएपीएफ की टुकड़ी पूरी तरह से जो स्ट्रांग रूम है उसके पास में लगाई गई है। उसके बाद दूसरे लेयर में एसएफ की टुकड़ी लगाई गई है और तीसरे लेयर में जिला बल का लगाया गया है। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे लगातार बाहर की तरफ जो स्थानीय अधिकारी हैं, मुख्य तौर पे जो सीएसपी और एडिशनल एसपी हैं, उनकी भी ड्यूटी है। 24 घंटे एक लगातार अधिकारी जो कि राजपत्रित अधिकारी होंगे, जो डीएसपी और सीएसपी रंग के अधिकारी होंगे, उनको लगातार उनकी ड्यूटी वहाँ पे तय की गई है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। सभी जगहों पे, सभी प्रवेश द्वारों पे और स्ट्रांग रूम से जुड़े हुए जो मार्ग हैं, सभी जगहों को पूरी तरह से सीसीटीवी से आच्छादित किया गया है। पूरी तरह सीसीटीवी हर जगह पे लगे हुए हैं, जिससे लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ जो उस इलाके की जो मोबाइल, जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, उनको भी लगातार बताया गया है कि उस जगह पे एक निश्चित अंतराल के बाद उसमें चेकिंग करती रहें। इस तरह से कई स्तरीय जो व्यवस्था की गई है, इसका उद्देश्य है कि हमारी जो प्रक्रिया हो, हमारी जो मतदान जो स्ट्रांग रूम है, पूरी तरह से मजबूती के साथ अभेद्य बना रहे और उसमें बेहतर ढंग से निष्पक्षता से सारी प्रक्रिया का पालन हो। और बाहर की तरफ उसमें अगर जनप्रतिनिधि रुकना चाहते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पर जगह तय की गई है। वहाँ से लगातार वो भी अपने प्रतिनिधियों को वहाँ पर रोक सकते हैं। और मतदान के दिन उन्हीं लोगों को सिर्फ प्रवेश दिया जाएगा मतगणना के दिन, जिस दिन जिनके पास निर्धारित पास होंगे और जिनके पास निर्धारित अर्हता होगी, वही इसमें इसका। हाल ही में इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एडवाइजरी कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों करीबन 13 फरियादियों ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम ने तत्काल एडवाइजरी कंपनी संचालित करने वाले आरोपी डायरेक्टर वीरेंद्र गुप्ता की तलाश शुरू की। इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपी को राजगढ़ से धर दबोचा और न्यायालय में पेश करने के बाद पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया है। सर, एडवाइजरी में कुछ आरोपी पड़े हैं, कौन है? जुलाई में एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें लगभग 13 फरियादियों द्वारा कंप्लेंट की गई थी। 13 फरियादियों द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उनसे लगभग 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। धोखाधड़ी के में 406 का प्रकरण दर्ज किया गया था, विवेचना की गई थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें जो एडवाइजरी का जो मेन डायरेक्टर था वीरेंद्र गुप्ता, उसी समय से फरार था। उसकी तलाश हेतु टीमें भेजी गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, जिसके तहत उसे राजगढ़ जिले से गिरफ्तार किया गया है और PR प्राप्त किया गया है 5 दिन का। उसमें पूछताछ की जा रही है, उसके खातों की जानकारी ली जा रही है।
ग्वालियर में बेलगाम से पुलिस की गुंडागर्दी की खबरें लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला विगत रात का है, जब कुछ पत्रकार एक खबर के सिलसिले में ग्वालियर के कंपू थाने पहुंचे थे। पत्रकार को देखते ही वहां मौजूद पुलिस स्टाफ आग बबूला हो गया और पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। यह मामला यहीं नहीं रुका। इसके बाद पत्रकारों ने पुलिस के इस रवैये की शिकायत जिला अधीक्षक से की, तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने अपना आपा खो दिया और एक अधिमान्य पत्रकार उमेश वर्मा के साथ बुरी तरह मारपीट की। कल रात्रि को हमारे सीनियर पत्रकार संतोष सिंह सिकरवार जी का किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके फ़ोन आने के बावजूद मैं कंपू थाना पहुंचा। तो मैं थाने पर एफआईआर की लेके मांग कर रहा था। मैंने ग्रुपों में भी डाला था कि हमारे सीनियर पत्रकार संतोष सिकरवार जी के साथ में एक्सीडेंट हो गया है, तो कृपया प्रशासन से कह के उनकी एफआईआर करवा दीजिए। तब मैं पहुंचा वहां पर, तो देखा कुछ पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हुए थे, एफआईआर नहीं लिखवा रहे थे वो। तो मैंने कहा कि तुम एफआईआर नहीं लिख रहे, तो मैं आपके सीनियर एसपी साहब को बताता हूं कि आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे। तो मैंने एसपी साहब को फोन लगाया और इतने में एक एएसआई, 2 एसआई, कांस्टेबल, 6 लोग आए जे। मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे कमरे में ले जाके बहुत बेरहमी से पीटा। मेरे पूरे शरीर में पेन हो रहा है। और जब उन्होंने मार लिया मेरे को, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने भाई साहब मेरी गलती क्या थी, मारा क्यों? तो कह रहे तेरी पत्रकारिता घुसेड़ देंगे। इस तरीके से वो अपशब्द भी बोलने लगे और मेरा फोन छीन लिया। मेरी आईसी थी जो अधिमान कार्ड, वो भी छीन लिया। मैंने मांगा, वो नहीं दिया उन्होंने। वर्मा को कंपू थाना पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है और काफी चोट भी आई है, तो इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें ये बता रहे हैं कि उमेश वर्मा रात में कंपू थाने गए थे और कंपू थाने में उस वक्त जो ड्यूटी पे सब इंस्पेक्टर थे उनके द्वारा इनसे मारपीट की गई। यद्यपि उस दौरान कंपू थाने में और भी कुछ पक्ष मौजूद थे जिनका झगड़ा चल रहा था। वो एक मैटर था, परंतु उमेश वर्मा जो हैं, चूँकि एक पत्रकार हैं और जो प्राथमिक तौर पे जानकारी उन्होंने दी है कि सब इंस्पेक्टर और उसके साथ के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, जो किसी भी स्थिति में टॉलरेबल नहीं है। और इसकी जांच जो वहाँ के नगर पुलिस अधीक्षक हैं आत्माराम शर्मा, उनको दी गई है कि वो 3 दिन के अंदर इसकी विधिवत जांच करके दें। और तब तक के लिए जो रामकिशोर जोशी वहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं, इनको मेरे द्वारा लाइन अटैच कर दिया गया है और 3 दिन में जब ये जांच आ जाएगी तो विधिवत जो विभागीय कार्रवाई होती है। अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक एसटीएफ विपिन महेश्वरी ने समस्त पुलिस अधीक्षक, एसटी एक्ट और अधिकारियों को संगठित अपराध के तहत विगत 1 माह से चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच के संबंध में कार्यवाही करने को लेकर निर्देशित किया है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक एसटीएफ मनीष खन्नी के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक अर्चना रावत और निरीक्षक दीपिका शिंदे के नेतृत्व में एसटीएफ इकाई उज्जैन को लाखों रुपए का आईपीएल सट्टा पकड़ने में सफलता मिली है। एसटीएफ इकाई उज्जैन द्वारा ऑनलाइन सट्टे के विरुद्ध एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है, जिसमें सोनकच्छ में पप्पू ढाबे में कमरा नंबर 210 में दबिश दी गई, जिसमें 6 जो अपराधी सट्टा खेलते हुए पाए गए और ये सभी नीमच के निवासी हैं। इनके पास से एक जंक्शन बॉक्स मिला है जिसमें 26 लाइन का कनेक्शन है, जिससे एक ही बार में ये 104 मोबाइलों से सट्टे का रेट देके और उस पर बॉल पर बॉल जो है दाव लगाया जाता था। और वहाँ पे 2 लैपटॉप, टीवी और अन्य सामग्री जब्त हुई है। मोबाइल भी काफ़ी संख्या में जब्त हुए हैं और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ ने अपराध पंजीबद्ध किया है और इनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। इनके पास से 1,05,000 रुपये की नगद राशि इनसे। शनिवार को ग्वालियर स्थित गोलापाड़ा में संकट मोचन हनुमान मंदिर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान अपराध और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया। वहीं बालाजी महाराज के सेवक जगबीर दास ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि न्याय के मंदिर में निर्भया जैसे जघन्य अपराध में 8 साल क्यों लग जाते हैं, इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। जब वो दोबारा करेगा उसे आप कैसे पहचानेंगे? अब मैं बहुत छोटे केस पे आता हूं। एक जेब कट है, ट्रेन में बैठा है,
उसी ट्रेन में एक व्यक्ति, क्या नाम है, अपने पिताजी की दवाई के लिए पैसे लेके जा रहा है और उसकी वो जेब काट लेता है और वो पिताजी की दवाई नहीं पहुंचा पाता, उसका पिताजी मर जाता है दवा के अभाव में, तो वो जेब कट भी, क्या नाम है, हत्यारा हुआ या नहीं हुआ? हत्यारा। अगर उसके पास सिंबल होगा, नेताओं की सिंबल कैसे है, पुलिस का सिंबल कैसे है, मजिस्ट्रेट का सिंबल कैसे है, वकील का सिंबल कैसे है, अगर जेब कट को सिंबल दे दिया जाए ना कि आपका ये सिंबल है, तो ट्रेन में बैठा व्यक्ति पहचान लेगा कि जेब कट है। नहीं तो ये तो हाईकोर्ट ने खुद आदेश दिया है ना कि मीडिया हाईकोर्ट के फेस नहीं दिखाएगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्यों नहीं दिखाएगी, ये आर्गू मैं करूंगा ना हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट इस बेस पे मेरे को हाईकोर्ट बुला ले और ये कहे कि हम मुंह इसलिए बंद करते हैं, मैं बताऊंगा कि क्यों खोलना चाहिए, मैं बताऊंगा ना। कसरावत तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बाल समूद में विशाल जगन्नाथ खोगले नामक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विशाल ने 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि रात में सपने में एक बुढ़िया आकर साथ चलने का कहती थी, एक दिन मरना ही था, इसलिए मैं खुद ये कदम उठा रहा हूं, किसी को परेशान मत करना। इस घटना की सूचना मिलते ही कसरावत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए कसरावत अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की है। रेलवे जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वैष्णो देवी के लिए 9 नवंबर से ट्रेन शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन फिलहाल 3 दिन चलाई जाएगी। यह ट्रेन महू से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रवाना होगी, तो वहीं वैष्णो देवी कटरा से बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। बता दें, इन सभी के बीच पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने करीब 18 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। देखिएगा, हमारे जो रेलों का संचालन हो रहा है वो रेल मंत्रालय द्वारा हो रहा है, तो रेल मंत्रालय भी स्टेट गवर्नमेंट के स्वीकृति के बाद ही रेलों का संचालन कर रही है। तो उस संदर्भ में इंदौर से मां वैष्णो देवी के लिए जो मालवा एक्सप्रेस जाती है, पहले ये ट्रेन रेगुलर प्रतिदिन जाती थी, लेकिन अब ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन उसको रखा गया है और ये अगले आदेश तक रखा गया है। इसके बाद में जैसे ही आदेश चेंज होंगे तो हो सकता है कि इसको प्रतिदिन वाला रहे, लेकिन क्योंकि ट्रेनों का संचालन विशेष ट्रेन के रूप में किया जा रहा है, तो उसमें उतनी ही बर्थ, जितनी बर्थ हैं उतनी ही बर्थ अलॉट की जा रही है। वेटिंग लिस्ट को उनको अंदर नहीं एंटर होने दे रहे हैं, साथ में कोई लेने और छोड़ने वाले को भी हम स्टेशन पे नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग कोरोना जो है या जो कोविड-19 के नियमों की अनुपालना कर। इंदौर नगर पालिका निगम ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। हाल ही में नगर निगम ने 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया है। हालांकि कई बड़े बकायेदारों ने निगम की सख्ती की वजह से राशि का भुगतान कर दिया था, लेकिन कुछ बकायेदारों ने सख्ती के बाद भी भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील कर दिए गए हैं। बता दें, नगर निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्ती के साथ चरणबद्ध अभियान चलाने की तैयारी की है। माननीय आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार आज हम पूरे जोन में कम से कम 10 कार्रवाई करने वाले हैं, जो हमारे बकायादार हैं, बड़े बकायादार, उनके ऊपर। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 30 में, जोन क्रमांक 8 में कमल पिता राजमल जैन का 2019-20 तक 27 लाख रुपए बकाया था और चालू वर्ष मिला के 52 लाख रुपए बकाया है। तो अभी हमने यहाँ पर सील की कार्रवाई की और अंदर जो कार्य चल रहा है वो भी बंद कराया गया है। बाकी हम लसूड़िया मोरी में और कार्रवाई करने वाले हैं, जहाँ पे BGS इंफ्रास्ट्रक्चर का 2,80,000 रुपये बकाया होने पर कार्रवाई की जाएगी। फूल सिंह तूफान सिंह के ऊपर 2,39,000 रुपये बकाया होने पर कार्रवाई की जाएगी और नितिन जैन के यहाँ पर 3,70,000 रुपये बकाया। आरक्षण के मुद्दे पर राजस्थान में हो रहे गुर्जर आंदोलन का असर अब इंदौर रतलाम मंडल के पश्चिम रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर से नई दिल्ली और मुंबई, अहमदाबाद के बीच चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। जितेंद्र कुमार जयंत की माने तो भारतीय रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित सफर करवाना है, लेकिन राजस्थान में हो रहे गुर्जर आंदोलन से रेलवे की कार्यप्रणाली पर खासा असर पड़ रहा है। देखिएगा, जैसे गुर्जर आंदोलन चल रहा है और राजस्थान में उसका काफ़ी लोग ट्रैक पे आए हुए हैं, तो ये कोटा डिवीज़न के अंदर ये जो है ट्रैक, जहाँ पे ये लोग ट्रैक पे आके बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारी काफ़ी गाड़ियाँ प्रभावित हुई हैं। हमारी अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर से नई दिल्ली जाती है,
वो प्रभावित है यहाँ से, उसको बाया हम लोग सवाई माधोपुर जयपुर होते हुए रवाना चल रही है। साथ में जो मुंबई से और अहमदाबाद साइड से जो गाड़ियाँ आती हैं, करीब 20 के आसपास गाड़ियाँ हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो 18 से 20 गाड़ियाँ डेली रन करती हैं। उनको हम लोग बाया सवाई माधोपुर और जयपुर होते हुए और कुछ गाड़ियों को बाया उज्जैन और भोपाल होते हुए रवाना कर रहे हैं, क्योंकि रेल प्रशासन का मेन मकसद होता है सुरक्षित यात्रा कराना। तो हम लोग ट्रेन का संचालन भी कर रहे हैं और उनको अपने गंतव्य तक भी भेज रहे हैं। तो कुल मिला के काफ़ी गाड़ियाँ प्रभावित हो रही हैं दिल्ली। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बेराठी कॉलोनी में एक चोरी की बड़ी घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 महिला चोर सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक ऑटो चालक भी शामिल है। जहां पुलिस ने चारों आरोपियों से चोरी का माल भी जब्त किया है। फिलहाल में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रावजीबाजार थाना क्षेत्र की घटना है। तकरीबन 20-25 दिन पहले सुनिए मकान में आरोपियों द्वारा जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और रावजीबाजार टीआई और उनकी टीम को जो है ना सक्रिय किया गया। इसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली गई थी कि जो चोरी का माल है इसे बेचने की फिराक में आरोपी जो है वो सुनकर धर्मशाला के पास घूम रहे हैं और इसी सूचना पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर इनके कब्जे से चोरी गई एलईडी टीवी, मिक्सर ग्राइंडर और कुछ बर्तन जो है वो बरामद हुए हैं। इसमें 2 महिला 2 पुरुष शामिल हैं, जिसमें एक ऑटो चालक भी शामिल है। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, ये पन्नी बिनने का काम करती महिलाएं, दिन में रैकी करती थी और रात में जो है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।